लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब कोई भी एक फंक्शन या एक सोल्यूशन जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये डेफिनेशन है कि c1x1 प्लस c2x2 प्लस c के x के इज इक्वल टू 0 इफ एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। एटलीस्ट कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो, बाकी चाहे सारे भी जीरो हो जाए तो ये जीरो की इक्वल अगर आ जाए सोल्यूशन, तो इट मींस दैट वी से दैट दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब जितने भी सी आई हैं अगर सारे जीरो आ जाए, यानी कि ओनली वी हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमारे पास जस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, देन वी से दैट दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस को चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल है, जैसे कि हम यूज करते हैं मोस्टली रांस्किन। तो रांस्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट about these things to check about linearly dependence and independence. So let's see the definition of the Wronskian criterion for the linearly independent solutions. Let x1 is equal to this, x2 is equal to this, and xn is equal to this. N solutions. We have n solutions like x1, x2, and so on to xn. What is the criteria? With the n solution vectors of the homogeneous system phi on interval I, then the set of the solution vectors is linearly independent on I if and only if the Wronskian is non-zero for every t in the interval. अगर तो हमारे पास Wronskian जो वो नॉन जीरो आ जाता है, then we say that the solutions are linearly independent. अगर Wronskian जीरो आ जाता है तो अगर नॉन जीरो आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, अगर जीरो आ जाता है देन वी से दैट लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन ये जस्ट रिलेशन जो है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंस के हवाले से होगा। ये जो हमारे पास रिजल्ट है क्राइटेरिया, ये लीनियरली इंडिपेंडेंस के हवाले से। The two solutions are linearly independent if and only if the Wronskian is non-zero. It can be shown that if x1 and x2 are the solutions of phi for every t in this interval, then this is non-zero or this is zero. Thus, if we can show that the p is non-zero for some t0, linearly independent. Okay, that you can study by yourself. Next, we have an example. In example number 2, we saw that x1 and x2 are solutions of the system space. Clearly, x1 and x2 are linearly independent on the interval S, since neither vector is constant multiple of other. Determinant, actually ये determinant, मेरी बात सुने, जब determinant की properties है कि जब एक रो जो है या फिर एक कॉलम अगर जीरो हो जाए तो then we say that the determinant is zero. तो वो रो या कॉलम कब जीरो होते हैं, जब वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अगर ये सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन दूसरे का कोई स्केलर मल्टीपल है तो उसी सूरत में डिटरमिनेंट जीरो की इक्वल आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो इट मींस दैट कि ये जो ये जो दो फंक्शंस गिवन है, हमें सॉल्यूशंस गिवन है, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं गिवन सिस्टम के, लेकिन ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सॉरी, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इनका जो Wronskian है वो नॉन जीरो आ रहा है। Definition 8.1.3 fundamental set. What is the definition of fundamental set? Any set x1, x2, xn of the n linearly independent solutions vector, ये एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये n solutions पड़े हुए हैं linearly independent of the homogeneous system 5, then this set is called set of fundamental solutions. तो इसको हम अगर इसका मतलब ये है कि अगर हम टू डायमेंशनल सिस्टम, जैसे कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स यानी कि टू डायमेंशन में ये सॉल्यूशन गिवन है एग्जांपल नंबर 4 में, तो ये x1 और x2 का जो सेट होगा हमारे पास, ये फंडामेंटल सेट होगा बिकॉज x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Existence of the fundamental set. There exists a fundamental set of solutions for the homogeneous system on an interval I. यानी कि कोई भी होमोजीनियस सिस्टम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके करस्पॉन्ड हमें एक फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएगा, फंडामेंटल सेट मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये existence of fundamental set है. Next we have another result about कि हमने इसका जो solution है वो किस फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. अगर टू डिमेंशन में बात कर रहे हैं तो टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, बाद में उनका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है उसका वे ये है कि लेट x1 x2 and xn be the fundamental set of the solutions of the homogeneous system 5 on interval I, then the general solution of the system on the interval is x is equal to c1 x1 plus c2 x2 plus cn x1. यानी कि अगर हमारे पास वो फंडामेंटल सेट है, अगर वो सॉल्यूशन सेट जो है वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन बनता है, तो देन वी कैन राइट इन दिस वे. उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा गिवन सिस्टम का, वो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे. x1 कैलकुलेट करेंगे, x2 कैलकुलेट करेंगे, x3 सो ऑन, और बाद में हम उनको इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख देंगे. जनरल सॉल्यूशन जैसे कि ये देखें हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस थे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस तरह लिखेंगे, x इक्वल c1 x1 प्लस c2 x2. इसी तरह ये जो थ्री डिमेंशन में अगर बात करते हैं तो ये थ्री डिमेंशन में इसका सॉल्यूशन लिखा गया है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन उसी वक्त लिखेंगे जब वो सॉल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, x1 x2 x3. और लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब उनका वो रॉस्किन वो नॉन जीरो आए और ये फंडामेंटल सेट पहले होगा, तो तब ही उसको हम जनरल सॉल्यूशन यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट हम नॉन होमोजेनियस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, या फिर इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा. इसका सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन है उसके लिए सबसे पहले जैसे आप सिंपल सेकंड ऑर्डर यानी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसमें आप क्या करते थे, आप होमोजेनियस का अलग से सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे और नॉन होमोजेनियस का सॉल्यूशन अलग से कैलकुलेट करते थे, जिसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते थे. और कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है ना उसके साथ कांस्टेंट लिखते थे, और जो साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता था जैसे कि जो नॉन होमोजेनियस पार्ट का हम निकालते थे, तो उसको हम एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लिखते थे. तो ये जो वो जो सॉल्यूशन है जब हम उसको इसका जनरल सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सिमिलरली जैसे हम nth ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशन लिखते हैं लीनियर का, वैसे ही हम इनका लिखते हैं. ये जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये xp इसका सॉल्यूशन है इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है जिसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखेंगे. ये एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से चेक करनी है और इसको बल्कि सॉल्व आई मीन कि ये आप लोग खुद से स्टडी करेंगे तो एक एक दो दो स्टेप के क्वेश्चन है वो आप खुद से यानी कि देख सकते हैं कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर अगर ये मैट्रिक्स फॉर्म में जिसको सिस्टम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इनमें सॉल्यूशंस को वेरीफाई कैसे करना है लेमन से ऑनवर्ड. आगे भी ये एक्सरसाइजेज है, ये आप ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चंस को. ये इसमें तो एलिमेंट्री चीजें हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये है कि सॉल्यूशन गिवन है आपने उसको प्रूव करना है, या उसको सॉलिड फॉर्म में उसको उस फॉर्म में कैसे लिखना है उसके सॉल्यूशन को. नाउ अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है. सबसे पहले होमोजेनियस का, तो होमोजेनियस का आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का जो वे है, फॉर एग्जांपल अगर देखें तो ये जो यहाँ पे हमारे पास लेट्स से x प्राइम इज इक्वल टू 1 3 5 3x इज इक्वल टू दिस थिंग है, तो इसका जो सॉल्यूशन है अगर हम देखें तो ये x इक्वल c1 x1 प्लस c2 x2 c1. लेट्स सी कि अगर ये इसका सॉल्यूशन था 1 minus 1 e power minus 2t c2 3 5 e power 6t. तो xi ये x1 है ये x2 है, xi किसकी इक्वल है e की पावर it, यानी कि i इट मींस दैट ये e एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज जो है ना ऊपर वो -2 और 6t यानी किस तरह आ रही हैं, और साथ ही जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है. तो इसी तरह यहाँ से हम इसका जो फार्मूला है वो डिड्यूस करेंगे कि इसका हम जनरल फार्मूला कैसे लिखते हैं कि इसको इन अदर वर्ड्स के मैं कुछ इन शॉर्ट पे बताता हूँ कि आपने इसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जो मैट्रिक्स ऑफ गिवन, ये आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने जब आपने सिस्टम को डिस्कस करना है. अगर हमारे पास टू डायमेंशन है, 3 है, 4 है, तो आपने उसको उसकी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करनी है. देन वी कैन राइट द सॉल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम. जैसे कि ये देखें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, इफ वन इज a solution of the vector of the homogeneous linear equation,
यानी कि x प्राइम इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू के ई की पावर लैम्डा टी, अगर ये इसका सोल्यूशन है, नंबर 1 अगर 2 का सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो वहां से हम ये वाला रिलेशन जो है ना, ये हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ए के, तो इट मींस दैट के ये भी हम कर सकते हैं। और हियर देयर इज सम मिस्टेक, यहाँ पे आना है माइनस आई टाइम्स लैम्डा, ये मिस्टेक है यहाँ पे इस बुक पे, मे बी सम मिसप्रिंट, आई माइनस लैम्डा। सो वी हैव एन एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस लैम्डा आई इंटू के। के जो है ना वो इस जब इस यहाँ से हम के की वैल्यूज निकालेंगे और लैम्डा की, तो यहाँ से सबसे पहले लैम्डा की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी, दैट इज द आइगन वैल्यू। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट मी सी हियर। डिटर्मिनेंट, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये सिस्टम जो है, यस, अब हमने इस ए माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास सिस्टम कौन सा हो गया, होमोजीनियस सिस्टम। और होमोजीनियस सिस्टम में आपको पता है कि इसका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो तो ऑफ कोर्स जीरो जीरो होगा, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो की इक्वल होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के साथ जो मैट्रिक्स है ए माइनस लैम्डा आई, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑफ कोर्स ओके है। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखें तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है उसी फॉर्म में आएगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका मतलब यह है कि हम इसका ये वैल्यू सबसे पहले लैम्डा की यहाँ से हमें मिल जाएंगी जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो वो डिफरेंट वैल्यूज के करस्पॉन्ड फिर हम आगे फर्दर के की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नफा द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ओके है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यानी कि ये कैसे आई ये मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर फिर अगेन आई थिंक यहाँ पर लैम्डा को ना मिस प्रिंट किया गया है, ए माइनस लैम्डा है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो ये नॉन होमोजीनियस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के करस्पॉन्ड, और जब हम ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो फिर तो वो ओके, अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए माइनस लैम्डा आई मस्ट बी जीरो। सो corresponding to this, तो इसी तरह जब हम वो डिटर्मिनेंट उसका फाइंड आउट कर ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई को जीरो की इक्वल पुट करेंगे, द पोलिनोमियल इक्वेशन दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे, पोलिनोमियल आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इसका जब हम सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो वो लैम्डा की वैल्यू जो आएंगी जब उस पोलिनोमियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हम जो वैल्यूज आएंगी उनको हम आइगन वैल्यूज कहेंगे। तो a solution case non-zero corresponding to an eigen value lambda is called eigenvector। अब आइगन वेक्टर कब होगा, जब यानी कि वो जो नॉन जीरो आइगन वेक्टर कब है कि जब हमें ऑफ कोर्स के ये जो के की वैल्यू जीरो के लिए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन था, हमने के की नॉन जीरो वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये कंडीशन पुट की थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अ सॉल्यूशन, प्लीज स्टडी हियर, a solution k is not equal to zero of 3 corresponding to the an eigenvalue lambda is called an eigenvector। वो जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आ रहा है corresponding to value of lambda is called eigenvector, and solution of the homogeneous system is then x is equal to k e की पावर lambda t। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इट मींस कि अब जब हमने सिस्टम को सॉल्व करना है तो हमने आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास when the n by n matrix A possesses the n distinct eigenvalues lambda 1 so on to lambda n, then set of n linearly independent eigenvectors k1 k2 so on to kn can always be found, and this thing
x1 is first solution is this is the first solution, this is the second solution and this is the nth solution. आपने सबसे पहले लैम्डा हमारे पास अगर n पे n मैट्रिक्स है तो उसकी n अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उसके करस्पॉन्ड हमारे पास n आइगन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब है k1 आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, k2 जो है वो करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2। ये ऊपर जो एक्सपोनेंट है ना, ये थोड़ा सा अरेज किया गया है, ये वो मिसप्रिंट आ रहा है कि लैम्डा शो ही नहीं हो रहा, तो वो e की पावर लैम्डा 2 है। ये जो इंडेक्स है ना ऊपर, ये देखें ये लैम्डा 1 है, तो इट मींस ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज लैम्डा 1 टी, ये जो है यहाँ पे, तो ये मिस प्रिंट है कि लैम्डा वो शो ही नहीं हो रहा, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये हमारे पास जो सेट है, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं तो इट मींस दैट ये जो हमारे पास सेट आएगा वो फंडामेंटल सेट होगा। और इसको हम जनरल सॉल्यूशन इसका उस फॉर्म में लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा होमोजेनियस का, x इज इक्वल c1 k1 e की पावर लैम्डा 1 t प्लस c2 k2 e की पावर लैम्डा 2 t प्लस सो ऑन टू cn kn e की पावर लैम्डा n t। तो अब हम देखते हैं एग्जांपल। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर सिस्टम इन टू डायमेंशन dx ओवर dt इज। अब सबसे पहले इसको क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये a की वैल्यू क्या आएगी, 2 3 एंड 2 1। मैट्रिक्स फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इज द मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में a इज इक्वल टू 2 2 एंड 3 1। तो उसकी आपने उसी तरह आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, ये लैम्डा एक्चुअली शो ही नहीं हो रहा बुक में, आई डोंट नो व्हाई। 2 माइनस लैम्डा एंड 3 2 1 माइनस लैम्डा। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये लैम्डा स्क्वायर है, ये थोड़ा सा पता नहीं, यहाँ पे कोई और वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि कोई और बुक दोबारा से बंदा डाउनलोड करके देख ले। ये इधर ना लैम्डा शो ही नहीं हो रहा, पता नहीं किस वजह से लैम्डा शो नहीं हो रहा। तो जब आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली तो देखें हमारे पास जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो लैम्डा 1 की वैल्यू -1 और लैम्डा 2 की वैल्यू 4। तो लैम्डा वैल्यू, जब लैम्डा की वैल्यू 1 के करस्पॉन्ड हम आइगन वेक्टर्स पहले निकालेंगे, फिर लैम्डा 2। और आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज आप लीनियर अलजेब्रा में जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइगन वेक्टर्स को जब आपने सॉल्व करना है तो उसी तरह सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर हमने सिस्टम देखा था, a माइनस लैम्डा आई के इज इक्वल टू 0। जब लैम्डा यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट, यानी कि जो आपने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है ना, उसको इधर पुट करेंगे, a माइनस लैम्डा 1 आई इंटू के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है लैम्डा 1 जो आपने कैलकुलेट किया है, उसके लिए आप आइगन वेक्टर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह अदर आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड भी आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये 2x2 सिस्टम को आपने सॉल्व किया करेंगे तो हमारे पास आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आ जाएंगे। ये सेकंड आइगन वेक्टर है, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर है, और आइगन वैल्यूज जो आई हैं वो आई हैं हमारे पास -1 एंड 4। तो -1 के करस्पॉन्ड ये आइगन वेक्टर आ गया, 4 के करस्पॉन्ड ये वाला आइगन वेक्टर है। तो यहाँ पर जब हम इसको आगे सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये देखें x1 फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आ गया, फर्स्ट आइगन वेक्टर, दिस इज आइगन वेक्टर इनटू e की पावर लैम्डा 1 t। लैम्डा 1 क्या है, -1, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे e की पावर 4t लैम्डा 2t, यानी कि जो लैम्डा 2 की वैल्यू 4 है, तो ये सेकंड आइगन वेक्टर। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये रिजल्ट है कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो उनके करस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। इट मींस के वो फंडामेंटल सेट होगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो फंडामेंटल सेट होगा। अगर फंडामेंटल सेट है तो देन हम उसको इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक इट इज ओके।
एक्सक्यूज मी सर। जी 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 प्लीज बोले। सर आइगन ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने, हमने एक्चुअली ये देखे ना ऊपर जो एक्सप्रेशन था ना उसको सॉल्व करना है। आपने यहाँ इसकी वैल्यूज निकालनी है के की, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि ये सर लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड आउट लैम्डा की वैल्यूज तो फाइंड आउट हो चुकी है ना, लैम्डा इज इक्वल हाँ टू जी -1 बिल्कुल, और लैम्डा इज यहाँ इक्वल से टू 4 आ गया। देखें ये सिस्टम हमने सॉल्व करना था, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ये वाला। इस सिस्टम को सॉल्व करना ए माइनस, ये ना मिस प्रिंट है लैम्डा ना यहाँ से डिसअपीयर है, तो ए माइनस लैम्डा आई के इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, ये होमोजेनियस सिस्टम बनता है। तो होमोजेनियस के लिए अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं के की, यानी कि नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वेक्टर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मस्ट भी जीरो होना चाहिए। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो वहां से हमें आइगन वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। और वो जो वैल्यूज आएंगी वो अगेन यहाँ पर पुट करेंगे। जो हमारे पास अगर टू वैल्यूज आती हैं तो पहले फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर एग्जांपल a माइनस लैम्डा 1i इंटू के इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा और साथ ही k1 k2 इज इक्वल टू 0 0। जब आप होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन जीरो वेक्टर आएगा, दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। जी समझ आ गई आपको? पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करनी है। तो इसी तरह जब हम सिस्टम सॉल्व करेंगे क्या नाम है, तो एक और बात यह है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस 2x2 सिस्टम को ये थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे ड्रा करेंगे ना हम। तो ये टू डिमेंशन में जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने R2 की बात अगर हो रही है, टू डिमेंशन में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम R2 में इसका सोल्यूशन ड्रा करना चाह रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन ड्रा आपने करना है, जैसे कि ये फेस पोर्ट्रेट गिवन है, तो आप प्लीज इसको भी जरा देखिएगा कि ये फेस पोर्ट्रेट कैसे ड्रा किया है। कि जो हमारा जो मेन है ना इसमें जीरो जीरो सोल्यूशन होगा ऑफ कोर्स, वो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो आइगन वेक्टर ये जो रेड लाइंस है ना, ये जो रेड ये आइगन वेक्टर है। फर्स्ट एक आइगन वेक्टर ये वाला है लैम्डा 1 और एक ये है लैम्डा 2 के करस्पॉन्ड ये वाला। तो ये दो आइगन वेक्टर्स हैं और उसके बाद ये जो फिर ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप खुद से स्टडी करना चाहते हैं तो ये फेस पोर्ट्रेट है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसकी जो ट्रैजेक्टरीज है वो कैसे ड्रा होती हैं, सॉल्यूशंस की ट्रैजेक्टरीज। तो लेट मी टेल यू अगेन हियर। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, सिमिलरली सबसे पहले आपने आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आपने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। जब आप आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास वो जो है ना उसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो फिर डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे जो कि फंडामेंटल सेट लीनियर इंडिपेंडेंट मिलेंगे, जो कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा। और ये जो ऊपर रिलेशन था, लेट मी सी कि अगर हम जी ठीक है ओके। नेक्स्ट 3x3 मैट्रिक्स ये हमने देख लिया, उसके बाद रिपीटेड आइगन वैल्यूज भी आ सकती है। ये रिपीटेड आइगन वैल्यूज में के अगर आप 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं तो उसमें आप लैम्डा की वैल्यू वहां पर पहला जो केस हमने डिस्कस किया वो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज करस्पॉन्ड था। अब है रिपीटेड, अगर आइगन वैल्यूज रिपीट होती है तो फिर आपने उसका आइगन वेक्टर जो है ना दो ही फाइंड आउट करने हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले जब आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो लेट मी
यस, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स सी, डायरेक्टली सी द एग्जांपल। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की। अब आइगन वैल्यूज हमारे पास मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है -1, -1 की मल्टीप्लिसिटी 2 है और 5 की 1 है। तो अब 5 के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर हम अगर 1 के करस्पॉन्ड आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं तो देखें, सबसे पहले लैम्डा 1 की वैल्यू -1 के करस्पॉन्ड फर्स्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड, जो जब इन सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्चुअली वो दो जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। जो फर्स्ट आइगन वैल्यू जो जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 थी ना, उसके दो आइगन वेक्टर हमें मिल जाते हैं। दस टू आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह लैम्डा 3 के कोरस्पॉन्ड भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो आइगन वेक्टर्स है x1 एंड दिस इज आल्सो x2। तो अगर मल्टीप्लिसिटी मोर देन 1 है तो उसका हमें आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम डायरेक्टली यानी कि उसमें जब उसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमें वो आइगन वेक्टर यानी कि मिल भी सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसके करस्पॉन्ड हमें एक आइगन वेक्टर मिलता है। हालांकि मिलने तो ये सॉल्यूशन जो है ना, जो अगर n डायमेंशनल सिस्टम है यानी कि n बाई n मैट्रिक्स है तो उसमें n सॉल्यूशंस आने चाहिए। अगर 2 बाई 2 है तो उसमें 2 सॉल्यूशंस आने चाहिए। इसी तरह अब यहाँ पे हमें अब बात यह है कि अगर 2 बाई 2 मैट्रिक्स है उसमें आइगन वैल्यूज 2 आनी चाहिए और 2 आएंगी तो तभी हम सॉल्यूशंस लिखेंगे 2। लेकिन अगर आइगन वैल्यू 1 आती है और मल्टीप्लिसिटी उसकी 2 है यानी कि रिपीटेड रूट्स है, अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि लैम्डा जो यानी कि उस अगर एक लैम्डा यानी कि जो रिपीटेड वैल्यू अगर उसके करस्पॉन्ड हमें उस सिस्टम को सॉल्व करने से दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो फिर तो ओके है, ठीक है। अदरवाइज हमें वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, वो सेकंड लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करना है ये अभी हम यहाँ से देखते हैं। ये टूल है सेकंड मेथड। दिस इज अ सेकंड मेथड व्हिच इज एप्लीकेबल। अगर हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आई है 1 और 1 टाइम्स 1 यानी कि रिपीटेड है और जब हम इसको पुट करते हैं उस सिस्टम में तो हमें एक आइगन वेक्टर मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है। तो दूसरा फाइंड आउट तो करना है हमने, और दूसरा कैसे फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड आउट करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन लिखेंगे। दूसरा कैसे फाइंड आउट करना है वो इस सेकंड मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे। Now suppose that lambda 1 is an eigenvalue of multiplicity 2 and that there is only one eigenvector associated with this value. A second solution can be found of the from this। यानी कि जो second solution होगा जो हम x2 लिखते हैं, x1 तो हमने लिख लिया that is equal to first eigenvector and e की पावर जो lambda आ गया, और second solution क्या होगा x2, ये हम लिखेंगे that let me remove this thing। जो सेकंड सॉल्यूशन होगा, जो सेकंड सॉल्यूशन होगा x2 इज इक्वल टू के टी ई की पावर लैम्डा जो भी लैम्डा 1 टी प्लस पी ई की पावर लैम्डा 1 टी। तो इस सिस्टम को p जो k की वैल्यू है, अब k आइगन वेक्टर ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया उस लैम्डा के कोरस्पॉन्ड, आपने k फाइंड आउट कर लिया। अब आपने फाइंड आउट करना है p एक्चुअली व्हाट इज p। तो आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। Here to see this we put that 12 into the system x prime is equal to ax, यानी कि ये जो इक्वेशन पीछे थी जो x2 जो है ना, अगर उसका सॉल्यूशन है नंबर 12 तो उसको सिस्टम में पुट करते हैं। अगर उस सिस्टम को पुट करते हैं, उस सिस्टम में पुट करते हैं तो हमारे पास ये दो ये इक्वेशन बन जाती है। आप देखें टी ई की पावर लैम्डा 1 टी ई की पावर लैम्डा टी 0 है, तो ये कोएफिशिएंट 0 के इक्वल पुट करके तो हम यहाँ से देख सकते हैं a माइनस लैम्डा 1 i इंटू के इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस लैम्डा 1 i t इज इक्वल टू 0। अब ये जो सिस्टम आया यहाँ से आपने पहली वैल्यूज कैलकुलेट की, जो पहली है, जो पहली के यहाँ से कैलकुलेट करते हैं आप, ठीक है। जो आपने एग्जैक्टली आइगन वेक्टर हमें मिल गया एक के करस्पॉन्ड। अब दूसरा कैसे पुट करना है कि दूसरा आपने इस इक्वेशन से पुट फाइंड आउट करना है, दैट इज p। पी आई जो वेक्टर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि a माइनस लैम्डा आई ये नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस को सॉल्व करके आपने एक आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा।
अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है और हमें एक यहाँ से मिलेगा और दूसरा हम इस सिस्टम को सॉल्व करके यानी कि फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि लेट्स सी एन एग्जांपल, यहाँ पे हमें तो यहाँ से अब हमने जब इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम गिवन इन 10 from 11 we know that lambda 1 is equal to -3, that one solution is this, that is k1, k की वैल्यू ये होगी और p की वैल्यू कैलकुलेट करनी। k की तो वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन सेकंड आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें यानी कि p की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। और ये p जो है ये हम यहाँ से जो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम था उसको सॉल्व करके यानी कि जो हमने k फाइंड आउट किया है उसको राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि वो जो सिस्टम गिवन था उसको हम p से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो p की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो आगे हम सेकंड सेट जो सोल्यूशन है x2 इज इक्वल टू 3k t e की पावर -3t प्लस p e की पावर -3t। अब ये C1 ये आ गया और C2 ये है और ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। x1 एंड x2 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और इसका सॉल्यूशन हम इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात यहाँ पर ही कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कि अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो आपको अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसके करस्पॉन्ड 2 आपको आइगन वेक्टर चाहिए, ठीक है। अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है और आपको ये भी हो सकता है जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल चेक की थी तो उसके ऑलरेडी हमें खुद ब खुद ही हमें वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 2 आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। तो ये जो मेथड है ये आपने देख लेना है कि कैसे मल्टीप्लिसिटी अगर मोर देन 1 है तो आपने कैसे उसको फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन जो है। अब 3 मल्टीप्लिसिटी है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा x3 इज इक्वल टू दिस। तो इसको कैसे आपने सबसे पहला आइगन वेक्टर k तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको फर्स्ट से। सेकंड p आपने यहाँ से निकाल लिया, फिर आपने q निकालना है तो p को यूज करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो आप यहाँ से p भी कैलकुलेट यानी k p और q तीनों कैलकुलेट करके तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें जो है ना वो थर्ड यानी कि सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेट्स सी एन एग्जांपल, x प्राइम इज इक्वल टू दिस। तो इसकी जो आइगन वैल्यू ज़ाहिर है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स तीनों सेम है तो इट मींस दैट 2 आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी क्या है 3। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें ये वाला आइगन वेक्टर मिल जाएगा। जब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली आइगन वेक्टर मिल जाएगा। अब हमें तो इसका जो सिस्टम है उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर k p और q भी कैलकुलेट करने हैं। आप p को कैलकुलेट करेंगे तो k की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो यहाँ से k फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ से p फाइंड आउट हो जाएगा। तो k और p और q तीनों फाइंड आउट करके तो आप इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिख देंगे कि x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 तीनों का यानी कि c1 c2 एंड c3 यानी कि इस तरह हम इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। ये आपने सही तरह से जरा स्टडी करना है इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पे सही तरह से डीपली अंडरस्टैंड करनी है इन चीज़ों को, क्योंकि जो हम सिस्टम को अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो होते इसी फॉर्म के। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज हैं तो वो कम्प्लेक्स आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे आपको, ये आप ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह हो जाएंगे। कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज है उनका सिर्फ आगे इसी तरह हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो लेट मी सी अनदर थिंग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम आता है तो उसका वे क्या है वो हम यूज ये आपने स्टडी कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजेनियस के बारे में।
तो प्लीज आप लोग खुद से भी एक दफा स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट यानी कि अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम आता है तब कैसे जी प्रूव सर। करते हैं। उसके बाद ये वेरिएशन ऑफ जो पैरामीटर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी आपने लिखना है, क्योंकि जब हम थ्योरेटिक रिजल्ट प्रूव करते हैं तो ये उसका जो सोल्यूशन है वो मोस्टली चीज़ों का हम इस तरह वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट फार्मूला यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का फार्मूला यूज करके तो हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में। तो ये फाई ऑफ टी क्या होगा, फंडामेंटल मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करना है। फंडामेंटल मैट्रिक्स तो आपको बता दिए, वो सोल्यूशन मैट्रिक्स होता है जिसके जो सोल्यूशन है जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं वो सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वही फंडामेंटल मैट्रिक्स होता है। तो अभी इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट तक हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ अगर आप खुद से स्टडी करें तो काइंडली इट वुड बी बेटर। अगर आप लोग खुद से स्टडी करें और इस चैप्टर को थ्रू आउट आपने सारे चैप्टर को अच्छी तरह से स्टडी करना। लीनियर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर सिस्टम। तो प्लीज आस्क इफ यू सर हैव। नेक्स्ट वीक क्लास होगी या अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि डिपेंड करता है कि आपको डेट शीट के हवाले से कि कब आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। आई एम नॉट क्वाइट श्योर। Excuse me, sir. जी जी सर जो आपने एग्जांपल 1 करवाई है उसमें आइगन वैल्यूज भी फाइंड हो चुकी हैं सर। जहाँ पे हम लोगों ने K1 जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है आइगन वेक्टर के लिए, वहां पे हम जो सर K1 और K2 की वैल्यूज कहाँ से ड्राइव करेंगे, काइंडली थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। ये जो सिस्टम है ना, Example one. देखें बात सुने, ये जो सिस्टम है आपने लैम्डा 1 और लैम्डा 2 फाइंड आउट कर ली ना। जी सर, लैम्डा 1 आ गया मेरा -1 और लैम्डा 1 आया लैम्डा 4। जी ये देखें बात सुने, a माइनस लैम्डा आई इंटू के सॉरी के, लेट मी अरेज दिस थिंग, टाइम कम है मैं देखता हूँ, इक्वल टू 0। आप लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बाद जो फाइंड आउट किया, क्या ये -1 डेट, तो ये 1 हो जाएगा। सर मैं आपको इक्वेशन भी राइट करवाती हूँ जो बनी है, 3K1 प्लस 3K2 इक्वल है 0 के 2K1 प्लस 2K इज इक्वल टू 0 आ गया। K1 और जो K2 मैंने यहाँ से K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। जी सर यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। यस, यहाँ से जो वैल्यू फाइंड आउट होंगी ना तो वो आपका K1 होगा। जो एक यानी कि वेक्टर आएगा वो आप यानी कि यहाँ पर K1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यहाँ से भी K1 की वैल्यू, तो वो फर्स्ट आइगन वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड आइगन वैल्यू है उसको भी पुट करें, फिर सिस्टम को सॉल्व करें सिमिलरली, तो आपके पास K2 आ जाएगा। सर K की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसी के इसका थोड़ा सा इशू आ